Hello, Namaskar, and welcome back to our another amazing session. हमने हमारे प्रीवियस सेशन में जैसा कि आपने देखा होगा किसके बारे में पढ़ा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हमने उसके सारे ऑर्गन सिस्टम और कैसे वो वर्क करते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो समझा है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, एज यू ऑल कैन सी आई हैव मेंशन्ड हियर द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग समझेंगे आज हम कि व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मतलब हाउ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। मतलब अभी हमने उसको समझा कि उसमें क्या क्या ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। अब हम समझेंगे कि कौन सा ऑर्गन क्या रोल प्ले करता है। एम आई क्लियर? ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू वेरी क्लियरली। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख के आए, तभी आप इस वाले टॉपिक से रिलेट कर पाएंगे। सो गो एंड चेक द प्रीवियस वीडियो एंड देन अगेन कम बैक। देन फिर आपके सारे जो मिसकंसेप्शंस रहते हैं या जो भी आपकी डाउट्स रहते हैं वो क्लियर होते जाएंगे। अगर आप इससे भी पढ़ना चाहते हो, अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा प्रीवियस लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं है, समरी लेक्चर था, छोटा सा क्योंकि इस सीरीज में ना हम रिवीजन कर रहे हैं, तो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वो भी रिवीजन बेस्ड था, और ये वाला जो टॉपिक है ये भी शॉर्ट ही रहेगा, जिसमें मैं थोड़ी कम वक्त में अच्छे से कंसाइजली आराम से समझा सकूं आपको। ठीक है, अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। तो एज यू ऑल कैन सी हियर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेल, मेरी तबीयत खराब चल रही है, बट धीरे धीरे करके पढ़ते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, तो अभी यहाँ पे लिखा सॉरी, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कि ब्रीदिंग का मैकेनिज्म। सबसे पहले तो हम इसका ये समझेंगे कि वर्ड से इसको हम करने की कोशिश करेंगे कि लाइक ये जो टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, वो क्या कहता है या व्हाट डज इट एक्चुअली मीन। ओके, तो सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग यानी द एंटायर प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। समझ आया? नहीं आया होगा, समझाती। ठीक है, एंटायर प्रोसेस आई मीन टू से इज दैट कि कैसे सांस आ रही है, फिर वो कहाँ तक जा रही है, फिर उसके साथ क्या हो रहा है, देन फिर अगेन वो वापस कैसे आ रही है। इसमें मतलब आना और जाना, और उसके साथ अंदर क्या हो रहा है वो हमारा भी यहाँ नहीं है। अभी हम सिर्फ मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं जिसमें आना और जाना, मतलब कैसे आती है कैसे जाती है। ठीक है, इतना भी समझ आया मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है। मैकेनिज्म का एक्चुअल मीनिंग होता है कि जो हमने सांस ली है, जो हमने एटमॉस्फेरिक एयर अपने एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से अपने लंग्स तक पहुंचाई है, अपने एल्विलाई तक पहुंचाई है, वो कैसे पहुंच रही है अंदर। मतलब हम नाक से सांस कैसे ले पा रहे हैं, हमें इंस्पिरेशन करना है तो हम कैसे कर पा रहे हैं, तो वो हम इसमें समझते हैं इस मैकेनिज्म। सबसे पहले आप मुझे एक बेसिक सी चीज बताओ, जैसे हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं, कोई वो नहीं है, आराम से समझते हैं। जैसे हमारे पास दो कंटेनर है, लाइक एक कंटेनर ये है और इसी से जुड़ा हुआ एक और कंटेनर है, लाइक ट्यूब। ठीक है, ये हमारा दूसरा कंटेनर है। दो कंटेनर है जिनको हमने ज्वाइन किया है एक कॉमन ट्यूब से, एक कॉमन पाथवे से। तो अभी जैसे इस कंटेनर को हम फुल भर देंगे किसी भी चीज से, पानी से, लिक्विड से, वॉट एवर इट इज। अभी हमने इसमें दो नोजल्स लगे, यहाँ पे नहीं, हम बीच में नोजल लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम नोजल लगा दिया हमने, मतलब अभी बंद है ये, इसका पानी इसमें नहीं जा सकता है, यहाँ से यहाँ नहीं आ सकता, कहीं पे भी अभी वाटर फ्लो नहीं होगा क्योंकि अभी ये बंद है। तो चलो सबसे पहले हम इसमें भरते हैं। इसमें मैंने भरा, इसको मैंने फुल भर दिया यहाँ तक। ठीक है, वाटर कोई भी सब्सटेंस ले लो या गैस ले लो, लिक्विड ले लो, व्हाटएवर,
अभी हम समझने के लिए ये ले लिया। देन इसके बाद ये जो दूसरा कंटेनर है जिसमें अभी पानी हम कम रखेंगे, मतलब बिलो द लेवल रखेंगे, यहाँ तक रखेंगे, हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, मैंने इस जो नोजल हमने यहाँ पे लगाया हुआ है ना बीच में, इसको मैं अभी हटाऊंगी। अभी मैंने इसको हटा दिया, यानी ये ओपन हो गया। तो अभी जनरली अपना थोड़ा दिमाग यूज करके मुझे बताओ कि अगर हमने इसको खोला तो ये कहाँ से कहाँ जाएगा। और मतलब ऑब्वियस सी बात है ना कि ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा, लाइक हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। लाइक यहाँ पानी ज्यादा है तो ये बहते बहते यहाँ तक आएगा जब तक इन दोनों में इक्वल वाटर नहीं हो जाएगा, मतलब दोनों के लेवल्स सेम पे नहीं आ जाएंगे। एम आई क्लियर? ठीक है। तो ऐसे होता है, मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। कहाँ से मूव किया? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ये मूव किया। तो इसको कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होना। जब कोई भी चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है तो उसको कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, आई एम क्लियर? हाँ, तो अभी ऐसे ही ब्रीथिंग इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन की प्रोसेस टेक प्लेस होती है कि इसमें भी प्रेशर ग्रेडियंट का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सबसे पहले हम इसमें कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं हम वो समझेंगे। सबसे पहले कि कौन कौन से मसल्स हमें ब्रीदिंग करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले तो हमारा डायफ्राम, पहले हम यहाँ लिखेंगे मसल्स इन्वॉल्व्ड इन ब्रीथिंग। मसल्स इन्वॉल्व्ड इन ब्रीथिंग, सबसे पहले कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं ब्रीथिंग में? सबसे पहले हमारा डायफ्राम, ये हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन अवर बॉडी, जिसने हमारे पूरे इस एब्डोमिनल वाले सेक्टर को पूरा ऐसे होल्ड करके रखा है। जिसके डायफ्राम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंटरपल्मोनरी प्रेशर को ऑल्टर करने में, यानी चेंज करने में, बढ़ाने में और घटाने में, जिसकी हेल्प से हम ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है, तो डायफ्राम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, डायफ्राम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी। देन सेकंड आता है हमारे इंटरकोस्टल्स मसल्स। वेयर आर इंटरकोस्टल्स मसल्स प्रेजेंट? कैन एनीबॉडी टेल मी अबाउट दैट? इंटरकोस्टल मसल्स, हाँ, कैन एनीबॉडी? अगर जिसको पता है इसका आंसर कमेंट में बताएंगे मुझे, मैं सबके आंसर्स चेक करूंगी। ओके, तो इंटरकोस्टल मसल्स आर प्रेजेंट बिटवीन आवर रिब्स। ओके, वेयर? बिटवीन आवर रिब्स, लाइक दैट। बना के बताती हूँ मैं आपको, लाइक दीज आर आवर रिब्स। मैं सिर्फ अभी समझाने के लिए बना रही हूँ यहाँ पे, तो लाइक दिस इज आवर रिब्स। दो रिब्स के बीच का हिस्सा, इन दोनों के बीच में होते हैं हमारे इंटरकोस्ट। तो इंटरकोस्टल मसल्स भी दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड इंटरकोस्टल मसल्स। अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि एक्सटर्नल और इंटरकोस्टल मसल कैसे होते हैं। एक्सटर्नल होते हैं
पहले हम इंटरनल बनाएंगे. इंटरनल आर लाइक दिस. एंड सो ऑन. ठीक है, ये इंटरनल है. ब्लू वाले हैं, ब्लू रिप्रेजेंट्स इंटरनल इंटरकॉस्टल्स मसल. एंड देन रेड से जो बना रही हूँ वो एक्सटर्नल है, लाइक दिस, अबोव द इंटरनल इंटरकोस्टल्स मसल. और जो हमारे लिए ब्रीथिंग में हेल्पफुल होते हैं वो एक्सटर्नल वाले होते हैं. लाइक दिस इज द रिब्स, and between the ribs the muscles which are present between the ribs are called as intercostal muscles. Okay, am I clear? Blue represents the internal and red represents the external. ठीक है, समझ आया? तो और हमारे लिए जो मेन है, जो हेल्प्स इन ब्रीथिंग में रोल प्ले करते हैं, वो है हमारे एक्सटर्नल वाले हमारे रोल प्ले. इंटरनल के बारे में एनसीईआरटी में नहीं मेंशन किया है, तो हम नहीं पढ़ेंगे उसके बारे में. हमें सिर्फ वही पढ़ना है जो रेलेवेंट है, हेल्प्स इन ब्रीथिंग प्रोसेस. ठीक है, तो समझ आया कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं ब्रीथिंग में. सबसे पहले हमारा डायफ्राम इन्वॉल्व होता है, देन हमारे इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं. इंटरकॉस्टल मसल्स आर दी मसल्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स. दे आर ऑफ टू टाइप, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल. बट हाँ, लेकिन हमारे दोनों मसल्स ब्रीथिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं. हमारे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम्स आर द मेन मसल्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीथिंग. अभी ये कैसे हेल्प करते हैं हम वो समझेंगे. सबसे पहले एक बेसिक सी चीज हम समझेंगे यहाँ, कि जो प्रेशर होता है ना, एंड डायफ्राम इज अ डोम शेप्ड मसल. मैंने बताया था ना कि मतलब जब ये रिलैक्स्ड स्टेट में होता है तो ये डोम शेप्ड होता है, लाइक दिस, लाइक दिस. I hope I am visible to you, like this. This is a actual relaxed state of diaphragm. Diaphragm जब relaxed state में होता है तो वो dome shaped होता है. फिर जब वो contract करता है तो वो flattened हो जाता है. ठीक है, this is how. This is the relaxed state of the diaphragm, and this is when it get contracted. Okay? चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले अभी मैं क्या पूछ रही थी, मैं पूछ रही थी बेसिक सी चीज कि जो प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन क्या होता है. रिलेशन बेसिक सी चीज है, 8th क्लास में पढ़ाई जाती है, इतना तो आता होगा. ठीक है, बायो पढ़ा रही है मैम, लेकिन ये क्या कंसेप्ट पूछ लिया. बट यहाँ यूज होगा, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, दैट्स व्हाई आई एम रिलेटिंग इट हियर, ताकि आपको आगे समझने में थोड़ी आसानी हो, इजी रहे आपके लिए. इसलिए पहले हम इसको समझेंगे ना, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा कि कब इंस्पिरेशन होगा और कब एक्सपिरेशन होगा, और इंस्पिरेशन होता है तो क्यों होता है, और एक्सपिरेशन होता है तो क्यों होता है. ठीक है, तो जैसे कि सबने बता दिया होगा अभी तक तो कमेंट सेक्शन में, pressure is inversely proportional to volume. Pressure is inversely proportional to volume. Okay, इतना पता था. प्रेशर वॉल्यूम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जब प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा. ठीक है, जब अंदर प्रेशर ज्यादा होगा तो अंदर का वॉल्यूम कम होगा. तो अभी हम यहाँ समझते हैं कि लाइक, कहाँ समझे हम, यहाँ बना दू. ठीक है, यही बनाते हैं. लाइक दिस इज अवर डायफ्राम व्हेन इन अ रिलैक्स्ड स्टेट, और ये हमारी कैविटी है. अभी मैं अंदर का कुछ नहीं बना रही, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ. तो चैचे मत करना कि मैम ये क्या बना दिया, क्या बना दिया. अभी सिर्फ समझा रही हूँ. ये अंडा जैसा क्या है, हमारी कैविटी है. ठीक है, एब्डोमेन जो एयर टाइट चेम्बर बनता है ना, लास्ट क्लास जिसने अटेंड की होगी उसको पता है कि मैंने कल लास्ट क्लास में बताया था. ठीक है, इसलिए बोल रही थी कि लास्ट क्लास देख के आओ फिर यहाँ आना. बट ठीक है, जिसको जो होशियार है तो रहे होशियार. चलो मूविंग फर्दर.
हाँ थी मैं, हाँ। तो ये हमारी कौन सी का एयर टाइट चेम्बर बनता है जो, वो है ये पूरा हमारा वो चेम्बर है जिसमें मैंने सिर्फ अभी डायफ्राम को दिखाया है, बाकी मैं अभी और नहीं दिखा रही। डायफ्राम ये रिलैक्स स्टेट है। कौन सी स्टेट है? रिलैक्स्ड। रिलैक्स स्टेट है। तो अभी यहाँ का प्रेशर कम है। प्रेशर इज कम नहीं है, सॉरी, आई एम सो सॉरी। प्रेशर यहाँ पे अभी ज्यादा है क्योंकि वॉल्यूम अभी कम है। ठीक है, प्रेशर ज्यादा है, वॉल्यूम कम है। इसको हम प्रेशर ज्यादा किसकी रिस्पेक्ट में कह रहे हैं? एटमॉस्फेयर की रिस्पेक्ट में बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी कम है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी कम है। तो अभी कहाँ से कहाँ मूव करेगा? हाई प्रेशर, मैंने अभी लास्ट उसमें समझाया था ना कि इट मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर यानी बाहर जा रहा है। ठीक है, जब डायफ्राम डोम शेप्ड है, डोम शेप, जब डायफ्राम डोम शेप्ड है तो हमारा प्रेशर इनसाइड द हमारी कैविटी ज्यादा है और विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एयर कहाँ से मूव करेगी? अंदर से बाहर की तरफ। तो इस प्रोसेस को जब हम सांस छोड़ते हैं, इस प्रोसेस में सांस अंदर से बाहर जा रही है यानी सांस छोड़ रहे हैं हम, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सपायरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपायरेशन। समझ आया ये कि हमारा जो डायफ्राम जब डोम शेप्ड है तो हमारा प्रेशर इनसाइड द कैविटी, आई एम सो सॉरी, प्रेशर इनसाइड द कैविटी ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर हाई प्रेशर की तरफ से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा ड्यू टू द प्रेशर ग्रेडियंट। इस जो प्रोसेस होगी जब, उसको हम एक्सपायरेशन कहेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सपायरेशन, रिलैक्स्ड कंडीशन में। ठीक है, इसमें जो हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टेड, मतलब ऐसे, जब हम, जैसे आप अपने इस पे रखो, ऐसे करेंगे हम, तो हम देखेंगे कि हमारी जो ये है, जो हमारा ये रिप्स है ना, जब हम इंस्पिरेशन करते हैं ना तो हमारे रिप्स आगे आते हैं और उठ जाते हैं, ऐसे ऐसे। रिलैक्स्ड। अभी हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी रिलैक्स्ड स्टेट में होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सपिरेशन। हमारा डायफ्राम भी रिलैक्स्ड स्टेट में होता है और हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी रिलैक्स्ड स्टेट में होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल intercostal muscles are also in relaxed state। ठीक है, जब हम एक्सपिरेशन करते हैं तो हमारा डायफ्राम और हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स आर इन रिलैक्स्ड स्टेट। ठीक है, अभी देख लिया ना कि अब हम इसको देखेंगे कि कैसे हमारा इंस्पिरेशन वाला प्रोसेस होता है। और मैंने शायद लास्ट क्लास में नहीं बताया था, बट एक्स्ट्रा है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट फिर भी मैं बताना चाहूंगी। जो हमारा ये वाला, हमारे पास कितने लंग्स हैं? 2 लंग्स हैं, एक लेफ्ट लंग एंड राइट लंग, सॉरी। तो जो हमारा राइट लंग है ना, वो स्लाइटली अबोव है, किससे? लेफ्ट लंग से। क्या कोई मुझे बता सकता है कि क्यों है? हाँ, क्यों होता है ऐसा? हमारा जो राइट लंग है वो स्लाइटली अबोव क्यों होता है? बहुत सारे बच्चों ने, मैंने काफी बार सुना है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हार्ट, बट ये बिल्कुल गलत है। हार्ट की वजह से क्या एक चीज पढ़ ली जिंदगी में, कार्डियक नॉच, तो जो कुछ हो रहा है सब कार्डियक नॉच की वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस। किसका हार्ट यहाँ होता है? हाँ, डायफ्राम के नीचे किसका हार्ट होता है? किसी का नहीं होता है। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ
लिवर, हमारा लिवर प्रेजेंट होता है यहाँ, जिसकी वजह से हमारा जो राइट लंग होता है उठा हुआ, मतलब स्लाइटली एक लेवल पे नहीं होते हैं दोनों, मतलब ये लेफ्ट लंग ये राइट लंग एक पे नहीं होंगे, ये वाला थोड़ा ऊपर होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिवर। ये एक्स्ट्रा है, एज जनरल नॉलेज जान लो, ठीक है। चलो, तो हमारा एक्सपिरेशन वाला प्रोसेस अभी यहाँ खत्म होता है। अभी हम यहाँ लेंगे, बहुत इजी था ना कि प्रेशर ज्यादा वॉल्यूम कम, तो प्रेशर यहाँ कम, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगा तो एक्सपिरेशन हो जाए। इस प्रोसेस में हमारे दोनों मसल्स रिलैक्स स्टेट में होते हैं। अब हम कॉन्ट्रैक्टेड वाले पे आएंगे। यहाँ ये हमारा चेम्बर, ये हमारा डायफ्राम। अब हम डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो डोम शेप डायफ्राम, अब ये फ्लैट हो जाएगा, अभी प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा हो गया, भी प्रेशर आउटसाइड ज्यादा है, एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा है, इनसाइड कम है, वॉल्यूम ज्यादा है, डायफ्राम फ्लैटेंड हो गया, फ्लैटेंड डायफ्राम गॉट flattened because this is a contracted state. In this stage, our external intercostal muscles also get contracted. Okay, contract होगा, यहाँ पे आएंगे external intercostal muscles also get contracted. Intercost, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, यहाँ साइड में लिख सकती हूँ। इंटरकॉस्टल मसल्स आर ऑल्सो कॉन्ट्रैक्टेड। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये थोड़ा स्लाइटली अबो और बाहर की तरफ आते हैं, जिससे जो कैविटी का वॉल्यूम होता है ना वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम हो जाता है, और प्रेशर कम होता है तो वो एटमॉस्फेरिक के रिस्पेक्ट में कम होता है, तो फिर इंस्पिरेशन वाली प्रोसेस टेक प्लेस होती है। ओके, कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है। हाँ, अभी इतना तो समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी, मुझे बोलने तो कोई नहीं रोक सकता। आई एम सो सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी नाजुक है। चलो, ये समझ आया ना कि हमने डायफ्राम, ये हमारा जो डायफ्राम था वो फ्लैट हो गया तो वॉल्यूम बढ़ गया, जिसकी वजह से प्रेशर इनसाइड द कैविटी कम हो गया विथ रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो air will move from high pressure to low pressure. That means inspiration take place. Inspiration take place यानी atmospheric air अंदर आए due to the increase in the volume due to the contraction of the diaphragm and external intercostal muscles. ठीक है, दोनों प्रोसेस क्लियर है आई थिंक। तो ये हमारा एंटायर प्रोसेस है, एंटायर मैकेनिज्म है, जो मैंने एक स्लाइड में समझाने की कोशिश की है, एक, ठीक है। समरी था कि मैकेनिज्म कैसे होता है डिटेल में से, ताकि थोड़े से वक्त में हम ज्यादा चीजें समझ पाए, ज्यादा चीजें रिवाइज कर पाए, इसलिए ये वाला टॉपिक हमने लिया था आज के हम इस टॉपिक में इतना ही ले लेंगे। तो सारा समझ आया कि मैकेनिज्म कैसे होता है, कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन सा मसल कैसे काम करता है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कैसे रिलैक्स करते हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो किस पोजीशन में रहते हैं, जब वो रिलैक्स होते हैं तो वो किस पोजीशन में रहते हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो किस पोजीशन में आते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन हमने समझा, जिससे ये सारा प्रोसेस बहुत इजी हो गया कि जब प्रेशर ज्यादा रहेगा तो वॉल्यूम कम रहेगा, क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और फिर जब अंदर प्रेशर ज्यादा है तो बाहर का प्रेशर कम होगा, तो pressure air will move from high pressure to low pressure and expiration will take place, as here we learned that here we learned that how
इंस्पिरेशन प्रोसेस टेक प्लेस कि लाइक जब प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम ज्यादा होगा विथ रिस्क एंड प्रेशर विल बी लो विथ रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक pressure, then air will move from high pressure to the low pressure and the inspiration takes place. How external intercostal muscles get contracted, and when they got contracted, how they behave, they become slightly upward and outward, मतलब थोड़ा ऊपर हो जाते हैं. हम खुद देख सकते हैं, हम खुद अपनी बॉडी में ये चीज फील कर सकते हैं. जब हम सांस लेते हैं ना तो हमारी चेस्ट बाहर आने लगती है. बाहर क्यों आती है? क्योंकि जो हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो स्लाइटली अपवर्ड और आउटवर्ड मूव करते हैं ताकि कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाए और इंस्पिरेशन का प्रोसेस इजीली कैरी आउट हो जाए. इस सारी लेक्चर में हमने समझा कि कैसे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग टेक प्लेस होती है, कैसे ये काम कैसे हमारे मसल्स काम करते हैं एंड इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कैसे. आई होप आप सबको ये सारा कुछ समझ आया होगा. अभी हम अपना नेक्स्ट सेशन जब लेंगे ना तो उसमें हम वाइटल कैपेसिटीज के बारे में सीखेंगे कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, फिर रेजिडुअल वॉल्यूम का क्या होता है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होती है और टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है. तो ये सारा हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे. आज हमारा टॉपिक सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग था जो कि मैंने अपना बेस्ट दिया है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं एक एक चीज. आई होप यू आर गाइस क्लियर. और जो चीज जिसको समझ नहीं आई हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं सबको रिप्लाई करूंगी. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द अमेजिंग सेशंस ताकि आप कुछ मिस आउट ना कर सकें. और अभी आपके पास ब्रीथिंग एंड ये हमारा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला लेक्चर था. तो इसके बाद आपको जो भी चैप्टर चाहिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं. तो फिर वैसे तो मैं सीक्वेंस वाइज ही चलूंगी. इफ इन केस अगर कोई और ज्यादा बच्चे अगर किसी और टॉपिक में इंटरेस्टेड है तो हम वो भी ले लेंगे. बट मैं सोच रही हूँ पहले ह्यूमन फिजियो ले लेती हूँ पूरा, उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे आगे. ओके तो चलो, आई होप आई एम क्लियर टू एवरीथिंग एवरीवन. जो समझ ना आए कमेंट में बताना मुझे. चलो ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें. पढ़ाई में लापरवाही बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे. अच्छे से पढ़ाई करें. जो भी डाउट्स आते हैं कमेंट्स में मुझे मेंशन करके बताइए. मैं फॉर श्योर आपका रिप्लाई करूंगी और आपको आपके डाउट्स क्लियर कर. और अगर आप नोट्स बनाते हैं क्लास के तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन, दैट्स वेरी गुड. और अगर जो बच्चे नहीं बनाते हैं ना तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी. तो आपको ये सारे जो लेक्चर्स के नोट्स होते हैं ना वो आपको उधर भी मिल जाएंगे. लाइक आपको वो बनाना नहीं है, शॉर्ट केवल देखना है तो आप वहाँ पे भी जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप को ज्वाइन करिए और वहाँ आपको ये सारा कुछ मिलेगा. ओके चलो बाय, टेक केयर, पढ़ाई करना अच्छे से. बाय बाय, ऑल द बेस्ट.